क्लास 9 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलो आपको सिखाता हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पार्ट 1 है ये। तो इसमें आपको जितने सिखा सकता हूँ सारे सिखा दूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है हमारा √5 को रिप्रेजेंटेटिव करना है नंबर लाइन से। लगेगा पाइथागोरस का फॉर्मूला। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब भी आपको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना हो किसी भी रूट को तो आपको बेस लेना है। जितना आपको रूट दे रखा है उससे छोटा लेना है। एक उससे छोटा, जैसे आपको √5 दे रखा है तो आपको उससे एक छोटा लेना है, यानी √4 ले लिया। अब परपेंडिकुलर कितना लेना है, हमें परपेंडिकुलर कितना लेना है। परपेंडिकुलर तो हमेशा √1 ही रहेगा, चाहे कितना भी कर लो √1 ही रहेगा। ओके, हमारा जो बेस होगा वो होगा 4, क्योंकि √5 है तो इससे एक नीचे करेंगे, एक कम, यानी 4 बेस होगा और परपेंडिकुलर तो एक रहता ही है। तो अभी क्या करेंगे, चलो हम नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। आपको एक लाइन बनानी है, ये बना ली। अब आपको बेस कितना है 4, तो 0 1 2 3 और ये 4। तो अब अपन ने बेस लिख लिया 4 √4। तो अब अपन बनाएंगे परपेंडिकुलर 1। तो कैसे, एक लाइन यूं खींचो। अब एक यहाँ से कट, एक यहाँ से कट और एक यहाँ पे कंपास रख के एक यहाँ से यूं होता है यूं, और एक यहाँ पे रख के यूं, और एक लाइन खींच देनी है यूं करके। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। आप ये यहाँ से यहाँ तक आपका परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, तो वो अपना हाइपोटेन्यूस होगा। तो अब उसको सीधे 0 से यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ तक आ रहा, तो इसको सीधे हाइपोटेन्यूस को यूं 0 से खींच दो। अब ये अपन को हाइपोटेन्यूस मिल गया, ये यहाँ से ये मिल गया हाइपोटेन्यूस। जब ये हाइपोटेन्यूस तो आसमान में है, ये √5 आसमान में से ज़मीन पे लाने के लिए क्या करेंगे, यूं यूं नीचे लाइन खींच देंगे, यानी उसे लाइन नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा √5 ज़मीन पे आ गया, लाइन पे आ गया। तो इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन को। तो जितना हार्ड नहीं है इतना P/Q की फॉर्म में करना है इन क्वेश्चंस को, यानी ये बार वाले क्वेश्चन है। बार वाले 0.6 के ऊपर बार है, लाइन है, उसे बार कह देंगे। 0.6 के ऊपर बार है, 0.4 फिर 7, फिर बाद में 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन 0.001 तीनों के ऊपर बार है। बार यानी क्या होता है, बार यानी इनफाइनाइट। ये 0 है, फिर उसके आगे पॉइंट, फिर जिसके ऊपर बार है ये अनगिनत टाइम चलते ही रहेगा, डैश 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 चलते ही रहेगा। ये इनफाइनाइट है जिसके ऊपर बार है। फिर इधर जैसे 4 के बाद 7 पे बार है, तो आपको इसको बार लाना ही पड़ेगा। ये डॉट को हम कह देंगे डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है आपका, डेसिमल के बाद वाला, उस डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे आपका बार होना ही चाहिए ऊपर वाला। जैसे डेसिमल के बाद यानी डॉट के बाद आपके डिजिट पे बार नहीं है, सीधे 7 पे, तो आपको इधर वाले डिजिट पे बार लाना ही पड़ेगा। जैसे इस पे तीनों पे है तो ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो बार इसको हमें P/Q की फॉर्म में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, चलो बदलते हैं इसको P/Q की फॉर्म में। उसके लिए हमें इस पूरे को x मानना पड़ेगा। हमने इसे 0.6 बार को पूरे को x मान लिया, चलो मान लिया। अब ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड आप पहले ये देखिए कि कितनी डिजिट के ऊपर बार है। ये लाइन यानी ये बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो 1 के ऊपर दिख रहा है, यानी 10 से मल्टीप्लाई होगा। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई होगा अगर 1 के ऊपर बार है, और 2 के ऊपर बार है तो यानी 100 हो गया, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड। 3 के ऊपर बार है तो 1000 से, 4 के ऊपर बार है तो 10,000 से। 1 के ऊपर है तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो x × 10 × x 10x इक्वल 10 ×
0.6, इसका बार हटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.666666। 10 से मल्टीप्लाई किया इसको तो इसका जो डेसिमल है वो एक डिजिट आगे चले जाएगा, एक डिजिट आगे चले जाएगा। ये वाला यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल 6.6666, ये हो गया। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इक्वेशन अब हम इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। मान लिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को। तो चलो करते हैं, ये हटा देते हैं सबसे पहले। तो कैसे करेंगे, इसको अलग करते हैं। ये हो गया 10 यानी 10x माइनस एक्स और इक्वल, क्योंकि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे तो 10x माइनस एक्स इधर इधर कर लिया। अब इससे माइनस करेंगे इनसे इसको तो हो जाएगा 6, ये ब्रैकेट में कर लेता हूँ, 6 डेसिमल और माइनस इक्वेशन 1 में क्या है 0.6। जितनी बार इधर 6 लिखा हो डेसिमल के बाद जितनी बार 6 लिखा हो उतनी बार इधर लिख देना। ये लिख दिया। अब माइनस करेंगे दोनों को। 10x 10x से x गया, 10x से x गया, हो गया 9x। इन दोनों को माइनस करेंगे तो इधर वाले 6 से इधर वाले 6 कट जाएंगे, सारे कट गए। ये वाला 6 इस 0 से बच जाएगा तो इसका आंसर आ गया 6। और x इक्वल ये वाला 9 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको कैसे करेंगे, इसका निकालेंगे। 6 कितने में आता है, 3 2 6 यानी 3 में आता है तो हो गया 2 और 3 3 9 तो हो गया 3। और ऐसे अब ये हो गया p/q की फॉर्म में। और अपन को कितना बार दिया था, हमने p/q के फॉर्म बनाने के लिए 0.6 बार दिया था, उसकी वैल्यू आ गई 2/3। ये लो आपका आंसर आ गया। तो इसके 0 डेसिमल के बाद तीनों के ऊपर बार है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको अभी जैसे किया था उसको वैसे ही कर देंगे नॉर्मल तरीके से। इस पूरे को x मान लेंगे। दूसरा मार्कर लिखा लेता हूँ। इसको x मानने के बाद इसको इक्वेशन 1 भी मान लेंगे। पर बार है 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 मल्टीप्लाई x तो 1000 इक्वल इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और 0.001 और बार हटाएंगे तो 001। अब ठीक है, ठीक। इस साइड तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर के ऊपर ही तो हो गया 1000x। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इससे मैंने ऊपर से बार हटा दिया तभी जाकर ये ऐसा बना है। देखो फिर से दिखाता हूँ, ये बार था, इसके ऊपर बार हटाया यानी बार था तो ये अनगिनत बार चलता जा रहा था। जैसे 0 0 1 के ऊपर बार है तो आगे अनगिनत चलेगा 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। तो मैंने बार था उसे हटा दिया और वही वापस से 0 0 1 और 0 0 1 0 0 1 अपन लिख सकते हैं। तो मैंने नॉर्मल तरीके से बस बार हटा दिया। 1000 से मल्टीप्लाई किया इसमें तो 3 0 है यानी डेसिमल के बाद सीधा जो पॉइंट आएगा वो आएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 3 बाद में।
3 जीरो यानी 3 डिजिट्स के बीच में, कुछ इस प्रकार, यानी 1000x तो 1000x हो गया, इक्वल ये हो गया 001.001 आएगी। ये आपकी इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे। और इसको ब्रैकेट में लेंगे 001 डेसिमल 001 और उसको हम लेंगे इधर, उसको माइनस और ये लेंगे अलग से 0.001। डेसिमल के बाद 001 है, जितनी बार भी होगा उतनी बार इधर डेसिमल के बाद लिख देना, तो 3 बार 1000x माइनस x हो गया 999x। ठीक, इतने में से इतने गए, यानी पीछे के 001 से ये 001 गया, आगे के इन 0 को हटाओ, इससे 1 बच गया और ये 1 आ गया इनको काटने पे, और ये वाला जो 999x ये इसके नीचे आ जाएगा। तो अब ये हो गया p/q की फॉर्म में। 001 बार को p/q की फॉर्म में करना था, तो हमारा p/q की फॉर्म में आ गया 001 आ गया हमारा ये ना। डेसिमल के बाद वाले पे अगर बार नहीं है और उसके बाद वाले डिजिट पे बार है, तो हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे बार कैसे लाएं? छोड़ो, सबसे पहले आप इसको x बना लो। एक डिजिट पर बार है तो कितने से मल्टीप्लाई? 10 से मल्टीप्लाई, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएंगे 10x, तो 10x इक्वल 10 इंटू 0.47 बार, 47 बार। इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, 10 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे चल जाएगा, तो हो जाएगा 10x इक्वल 4.7 बार। अब आ चुका है जो आपको इक्वेशन चाहिए थी, यानी डेसिमल के बाद वाले डिजिट पर बार होना है। ये हमने कर दिया कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट पर हमने बार ला दिया। इधर चाहे 0 हो चाहे 4 हो कोई दिक्कत नहीं है, इधर डेसिमल के बाद वाले डिजिट पर बार होना ही चाहिए। तो आ चुका है बार 7 पे, तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखो इक्वेशन 1 आ चुकी है, यानी कितने डिजिट पर बार है? एक डिजिट पे बार है, तो अब वापस से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक डिजिट पे बार है तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई 10 100 x इक्वल 10 मल्टीप्लाई 12 हटा दिया 7 चलो 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल एक आगे चला जाएगा तो हो जाएगा 100x और बाहर आगे जाने पर हो जाएगा 47 डेसिमल 777। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, माइनस 10x इक्वल ये वाली डिजिट को ब्रैकेट में 47 डेसिमल 7 कितनी बार है? 4 बार, माइनस का ये वाले 4 ब्रैकेट में 4.77 इतनी इधर के डेसिमल के बाद जितनी बार है उतनी बार लिख देंगे, 4 बार। पीछे के सारे डेसिमल के बाद वाले डिजिट से इधर के डेसिमल के बाद वाले डिजिट को सबको माइनस कर देंगे। इससे ये गए 47 से 7 के बाद 7 से 4 गए, 7 से 4 गया तो बचे 3 और 43 बच गए, तो 43 बच गए।
और 100 में से 100x में से 10x गए, यानी 100 में से 10 गए 90, तो हो गया 90x। ये वाला 90 नीचे आ गया, तो p/q की फॉर्म में ये हो गया आपका आंसर। और ये हो गया 0.47 बार का जो p/q की फॉर्म में आपको निकालना था उसका आंसर। जो क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है उसका क्वेश्चन है कि हमें इसमें लोकेट करना है, हमें -3 और y को इसमें लोकेट करना है। तो सबसे पहले आपको लिख के दे देता हूँ ये कैसे है। इधर वाला जो डिजिट दी होगी आपको, इधर वाली जैसे -3, तो ये आपका x होगा, इधर वाली जो दी होगी वो आपका y होगा। समझ गए? इधर वाली x होगा, इधर वाली डिजिट, और इधर वाली y होगी। अब इधर वाली x जो डिजिट है वो माइनस में दी हुई है, यानी वो इधर के लिए काम करेगी। तो मैं आपको पहले लिख के दिखा देता हूँ। x के लिए 1 2 3 4 और 5 तो बहुत है। अब ये हो गया पॉजिटिव का x एक्सिस, अब माइनस का x एक्सिस, यानी 1 -1 -2 -3 और -4। तो ये हो गया आपका माइनस का नेगेटिव का x एक्सिस, जिसे हम कहेंगे x डैश, और पॉजिटिव का x एक्सिस यानी x। अब पॉजिटिव का y वाला हो जाएगा 2 3 4 और ये हो गया 5। और अब चलेंगे नेगेटिव के y में, तो वो हो जाएगा -1 कि x एक्सिस की एक लाइन है जो x एक्सिस यानी पॉजिटिव की लाइन, और x डैश यानी नेगेटिव की लाइन। फिर ऊपर से आती है y एक्सिस की लाइन, ये होती है y पॉजिटिव की लाइन, ये होती है नेगेटिव की y एक्सिस की लाइन। इधर वाले को y, इधर वाला जो x है वो -3 है, इधर वाला जो y है वो पॉजिटिव का y है। तो ढूंढो कि x माइनस का x हो गया ये वाला, नेगेटिव का x यानी हो गया ये, तो नेगेटिव के x में 3 ये रहा, पॉजिटिव के y में देखो 4 ये रहा, -3 कहाँ पर है, यहाँ, तो ये सीधा ऊपर, फिर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे ऐसे। अब ये जैसे इसको जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि हमें p की फॉर्म में इसको बना करना है, -3 और y को p की फॉर्म में करना है। तो हम कैसे, हमने पकड़ लिया कि नेगेटिव का -x है, मतलब नेगेटिव का x है, तो ये हो गया नेगेटिव x से लेके पॉजिटिव का y पूरा 4 तक जा रहा है। तो अब हम इस वाले को कह देंगे, ये हो गया p -3 और 4, ये हमने करके दिखा दिया, हो गया। ये यहाँ पे थोड़ा u बना लेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब चलो दूसरा देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, नया क्वेश्चन देखो। हमें z की फॉर्म में हमें -4 और -4 को करना है। कैसे दिखाना है, इसमें लोकेट कैसे करोगे? हमने आपको पहले बता रखा है, आगे वाली डिजिट को x कहते हैं, पीछे वाली डिजिट को y कहते हैं। आगे वाली डिजिट को आपने x मान लिया तो ये नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव x है। पीछे वाली डिजिट को y मान लिया तो ये हो गई नेगेटिव y। तो इसमें लोकेट कैसे करेंगे? चलो लोकेट करते हैं। नेगेटिव x ढूंढो, ये रहा, तो नेगेटिव x का 4 ये रहा, और पॉजिटिव नेगेटिव y ये रहा, और इसका 4 ये रहा। तो ये यूँ जाएगा, फिर ये यूँ जाएगा, और यहाँ से यहाँ, तो और यहाँ पे हमने इसे बना के फिर हम कह देंगे कि हमने ये कर लिया यहाँ पे z, और ब्रैकेट में -4 को हमने ये कर दिया। लो हो गया, ऐसा ही करना है, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। तो ये क्वेश्चन ये भी खत्म करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में करना है, और हमें जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आपकी किताब में क्लास 9 की मैथ किताब में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक चैप्टर है, उसकी जनरल फॉर्म है ये, जनरल फॉर्म उसकी ये है ax + by + c = 0। इसको याद रखनी है क्योंकि पूरे चैप्टर में ये ही फॉर्म काम आएगी आपको आंसर निकालने के लिए, तो ये याद रख लेना। चलो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में बदलते हैं। तो हमें बदलने के लिए सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म थी ax +
बी वाई प्लस सी इक्वल 0, 2x प्लस ये 3y का 3y नीचे उतार दो, 2x प्लस 3y नीचे उतार दिया। ये वाला जो 9.35 बार इधर आ जाएगा, यानी ये इधर आ जाएगा तो इक्वल साइड में चला जाएगा। ये वाला इधर आ जाएगा तो ये वाला साइड में चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा इधर, तो ये इधर आते ही हो जाएगा माइनस का, और इधर आते ही 9.35 बार, और इक्वल उधर चला गया था तो हो जाए इक्वल, और ये हो जाए 0। ठीक है, तो अब ये जनरल फॉर्म में बदल चुका है। ए अब बताते हैं कि ए क्या हो गया, ए हो गया 2, बी क्या हो गया, बी हो गया 3, सी की जगह क्या आ गया 9.35 बार। तो ये आपका आंसर आ गया। वाई एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में कैसे बदलेंगे? जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो इसको बदलते हैं, कैसे बदलेंगे? 5 को इससे डिवाइड करिए, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया 5x, और माइनस ये आ गया नीचे y अपॉन 5 का 5, 5 को इससे 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -50 इक्वल 0। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल 0। तो अब ये जनरल फॉर्म में हो चुका है, तो कि ए की जगह क्या आ रहा है, ए की जगह 5 आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है, बी की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। ये एक्स वाई जेड जितने भी होते हैं उनको वेरिएबल कहते हैं इनको। तो वन आएगा इधर, अगर कुछ भी नहीं है तो भी 1 आएगा, और आगे माइनस है तो -1। अगर प्लस होता तो सिर्फ 1 ही आता, माइनस है इसलिए 1 आ गया। और सी में है 50, यानी माइनस का 50। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्वेश्चन है, x इक्वल 3y। इसको जनरल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन की कैसे बदलें? इक्वल दे रखा है, यानी ये वाला जो 3y है ये इधर आ जाएगा, तो x हो जाएगा पीछे, इधर आते हैं -3y, और हमें c भी चाहिए, तो c कैसे आएगा? c को जोड़ने के लिए आप जोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जोड़ दिया +0, c तो नहीं आ सकता, उसकी जगह 0 ही आएगा, तो 0 इक्वल 0, 1 x की नहीं ए की, सॉरी a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -3, c की वैल्यू आ गई 0। क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के सारे रूल्स, सबसे पहले आप सारे रूल्स सीखिए। क्लास 9 के लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के सारे रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे सबसे पहले। तो उसका पहला जो रूल है वो है, एक लाइन के ऊपर कोई भी एक रे जा रही है, एक लाइन के ऊपर कोई एक रे जा रही है, एक लाइन के ऊपर कोई एक रे जा रही है, तो उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर, ये कहलाएगा लीनियर पेयर। एक लाइन के ऊपर अगर एक लाइन जा रही है, एक लाइन के ऊपर अगर एक रे जा रही है, एक लाइन के ऊपर अगर एक रे जा रही है, तो इधर का दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, इधर के x और इधर के y का सम, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल। लाइन अगर दो लाइन काटती है एक दूसरे को दो लाइन काटेगी, एक दूसरे को दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यानी काटेगी, तो उसका ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री का है तो ये भी 50 का होगा, ये वाला 100 का है तो ये भी 100 का होगा। ठीक है, समझ गए? इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये है दो लाइन, एक लाइन का नाम है एम, एक लाइन का नाम है एन, एक लाइन एम एक लाइन एन, इनको काटती है एक लाइन, इनको काटती है एक लाइन, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। दो लाइन को काटती हुई लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। दो और तीन और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। अब इसके 4 रूल होते हैं। एक होता है करस्पॉन्डिंग, एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक होता है को इंटीरियर। सभी के रूल समझा देता हूँ कैसे होते हैं, लिख लेना। करस्पॉन्डिंग होता है एक एंगल को, एक एंगल के बाद एक एंगल छोड़ के वाला, एक एंगल के बाद एक एंगल छोड़, एक एंगल को छोड़ के फिर एक एंगल, यानी एंगल 1 के बराबर, एंगल 1 के बराबर एंगल 5, क्योंकि एक एंगल छोड़ के, एक एंगल के बाद एक एंगल छोड़ के 5, तो एंगल 1 के बराबर एंगल 5, एंगल 2 के बराबर 6, क्योंकि एक एंगल को छोड़ के फिर 6, तो एंगल 2 के बराबर एंगल 6 का लिखना पड़ेगा, 3 के बराबर 7 और 4 के बराबर 8। यही है करस्पॉन्डिंग कि करस्पॉन्डिंग एक एंगल के बाद एक एंगल को छोड़ के वो दोनों बराबर, एक एंगल को छोड़ के एक एंगल के बाद एक एंगल छोड़ा फिर ये वाला एंगल, तो ऐसे ये वाला एंगल बराबर, एंगल 1 एंगल 5 बराबर, एंगल 2 के एंगल 6 बराबर। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कौन से हैं? इंटीरियर एंगल ये वाले हैं, अंदर वाले अंदर वाले अंदर वाले। 4 के बराबर 6, 3 के बराबर 5, ठीक, तो हो गया 3 एंगल 3 के बराबर एंगल 5, एंगल 4 के बराबर एंगल 6। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होता है, तो मैंने आई कर दिया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसा होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऐसा होता है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी एक्सटीरियर बाहर का, इंटीरियर अंदर का, एक्सटीरियर बाहर का। एंगल 1 के बराबर एंगल 7, एंगल 2 के बराबर एंगल 8, एंगल 1 के बराबर एंगल 7, एंगल 2 के बराबर एंगल 8। ये देखो, अब होता है चौथा रूल, फोर्थ रूल जो होता है वो होता है को इंटीरियर। को इंटीरियर, को और इंटीरियर आ रहा है, इंटीरियर आ रहा है, को इंटीरियर में इंटीरियर यानी अंदर वाला, अंदर वाले, जैसे 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 का अगर एक एंगल ऐसे हो, एक एंगल ऐसे हो, आमने सामने दो एंगल हो, तो उनका सम 180 डिग्री होगा। 4 एंगल 4, अगर एंगल 3 करते हैं, एंगल 3 बराबर एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री। को इंटीरियर, ये को इंटीरियर यानी अंदर के, इंटीरियर अंदर के एंगल 4 और एंगल 5 दोनों को मिलाने पे बनता है, इनका दोनों का सम होगा 180 डिग्री। एंगल 3 एंगल 6 अंदर के, तो दोनों अगर ऐसे दिख जाए आमने सामने तो उनका सम 180 डिग्री होगा। अब लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारी पार्ट 1 मैथ का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 है, ये खत्म होने वाला है। इसका लास्ट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, फटाफट से उसको सीख लीजिए, फिर मिलते हैं आपको पार्ट 2 में मैथ की। हमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल है, ए बी, ये ए और बी पैरेलल है, और सी डी पैरेलल है, सी और डी पैरेलल है, काटती हुई लाइन जा रही है, और ई एफ पैरेलल है, ठीक है। आल्सो ई ए परपेंडिकुलर ए बी है, ई और ए परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल बन रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। परपेंडिकुलर गिरा,
ये ई ए परपेंडिकुलर है और ये राइट एंगल का होता है, तो ये हो जाता है 90 डिग्री। तो हमें 90 डिग्री मिल गया, यूँ की यूँ ही मिल गया, ये तो यूँ ही मिल गया आराम से। और हमें एंगल बी ई एफ हमें दिया हुआ है 55 डिग्री, 55 डिग्री। हमें फाइंड करना है एक्स वाई और जेड। गिवन हमें दिया हुआ है, गिवन क्या दिया है, गिवन यानी हमें, गिवन का मतलब होता है जो हमें दिया हुआ हो। हमें दिया हुआ है कि पैरेलल है, पर हम पैरेलल छोड़ो, पैरेलल तो कोई दिक्कत नहीं लिखने की, तो हम ये लिख लेते हैं कि ई ए परपेंडिकुलर ए बी दिया हुआ है और एंगल बी ई एफ इक्वल 55 डिग्री दिया हुआ है। अब लिखेंगे कि हमें फाइंड जो करना है वो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड फाइंड करना है। दिख गया दिख गया दिख गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, 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 एंगल वाई और एंगल 55, एंगल वाई एंगल 55। ये देखो ये आमने सामने है, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एंगल आमने सामने होगा तो होगा को इंटीरियर, यानी उन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ये एंगल वाई प्लस 55 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। क्यों भाई, इसे बताना भी है क्यों, तो हम लिखेंगे को इंटीरियर, को इंटीरियर। और अब हम एंगल हटा दिया, वाई इक्वल इधर आ गया, 180 में से माइनस किया, 55 इधर आ गया, तो 55 को माइनस किया 180 में से, तो 180 में से अगर 55 को माइनस करेंगे तो बचेगा 80 में से, तो हमारे पास 125 बच जाएगा, यानी वाई की वैल्यू आ गई 125। ये हो गया फर्स्ट पहले का आंसर, यानी हमने वाई निकाल ली, 125 आ गई, तो वाई की वैल्यू 125 आ गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे, अब देखते हैं। अब देखो 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 आराम से देखो, ये बीच वाली जो लाइन जा रही है इसको भूल जाओ, ये वाली जो लाइन जा रही है इसको देखो, ये लाइन इस लाइन को और इस लाइन को काट रही है, 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 ठीक है। और ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, पूरा एंगल, पूरा एंगल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बीच वाली को भूल जाओ, ये पूरा एंगल, जैसे ये पूरा जो एंगल है 55 और जेड, ये पूरा 55 और जेड दोनों एंगल, और ये वाला एंगल इधर वाला, दोनों आमने सामने है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल है ये। तो इनको अलग लाते हैं, यानी हो जाएगा, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इन्हें लिखेंगे किस तरीके से, देखिए हम लिखेंगे 90 प्लस 55 प्लस जेड, 90 प्लस 55 प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री। क्यों भाई, को इंटीरियर है, को इंटीरियर है। 90 माइनस किया 180 से तो हो गया 90 बचा, क्योंकि 180 का आधा 90, तो 90 को अगर 180 से माइनस करेंगे तो 90 बचेंगे। z को बाहर निकालते हैं तो z इक्वल 100, मतलब z इक्वल 90 बचा था, 180 में से 90 माइनस किया तो 90 बचा था, अब 90 में से 55 माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा उसकी वैल्यू z आ जाएगी। तो कितना बचेगा भाई, 5 जोड़ा 60, और तो z आ गया 35। तो दूसरे का आंसर भी आ गया, z आ गया 35, z आ गया 35, z आ गया 35। अब निकालेंगे x की वैल्यू। x तो बहुत आसान है निकालना, आपको दिख रहा होगा। मैंने आपको क्या कहा था कि एक एंगल छोड़ के एक एंगल छोड़ के एक एंगल, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, तो उनका सम बराबर होता है। तो हो गया x इक्वल वाई, एक्स के बराबर y है और y 125 है, तो हमारा x भी 125 हो जाएगा। क्यों भाई, करस्पॉन्डिंग। तो हमने तीनों की जो वैल्यू है वो निकाल दी, और ये भी हो जाएगा 125
तो हमारा x आया 125, y आया 125, z आया 35। चलो आंसर आ गया। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो पार्ट सेकंड है मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 9 के, वो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, तो पार्ट 2 देखने के लिए तैयार रहना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।